दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है, जिसमें हम सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो यहां पर हमारे सामने ये स्क्रीन है ना, ये मेरी हाइट से भी ऊपर लगी हुई है। मतलब मेरे को ऐसे देखना पड़ रहा है अगर आपके कमेंट देखने पड़ रहे हैं, और ये स्क्रीन मेरे से काफी दूरी पर है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, तो इसलिए ये हो सकता है कि थोड़े से कमेंट आपके अगर मैं नहीं पढ़ पाऊं, थोड़ा सा अगर रह जाए, तो उस चीज के लिए मुझे क्षमा करिएगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दूं, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखूं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि हमारी जो क्लासेस हैं उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे हैं। जैसे जो कल की हमारी क्लास थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, जिस कारण से क्लास में बफरिंग हो गई थी। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको ये नहीं सोचना कि क्लास बंद हो गई है, क्लास चल रही है मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मान लीजिए बाई चांस बफरिंग हो जाती है तो वो कुछ समय की रहेगी, उसके बाद वो बफरिंग क्लियर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट में। तो जाना मत कहीं भी, बढ़िया तरीके से अपनी क्लास को एंजॉय करिएगा। सारी चीजें मैं आपको समझाकर चलूंगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं आपका। आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, राम राम। चलिए तो शुरू करूंगा। मैं आपको यह चीज पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने अपने हिसाब से ले लिया हो, अपने आप से ले लिया हो। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ये सारे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अपना तरीके से इस क्लास को लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो पेपर बनता है उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, आसान भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। हमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है कि हम कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। यह कह रहा है, एक व्यक्ति 41 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 2.4 मिनट में पार करता है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, कि पुल की लंबाई क्या है, हमें यह बताना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल पॉइंट है। जब भी कोई व्यक्ति किसी पुल को पार करेगा ना, तो वो अपनी लंबाई को, उस पुल की लंबाई को पार करेगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी पुल को पार करेगा, तो यहां पर जो उसकी स्पीड दे रखी है वो 41 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और यहां पर जो हमें टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है। कितना मिनट है टाइम हमारे पास, क्या है, 2.4 मिनट है। अब आपको इस मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे आप, इसको 60 से डिवाइड करके करोगे। जैसे ही आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 6 पर कटेगा, 6 कम 6 और 4 6 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 चौकी 16, तो नीचे 100 आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1.64 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1.64 किलोमीटर मतलब हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। ठीक है, एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3570 हमें मिलता है, और हमसे पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, हमें वो नंबर बताना है, वो संख्या बतानी है। ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 60%, तो हम जानते हैं जब भी किसी नंबर को आप 60% से या किसी भी परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे तो आपको उसे 100 में जोड़ देना है। ठीक है, तो ये नंबर कितना हो गया, 160% हो गया, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3570 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, 3570 को 160 से भाग करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इसको 2 से काटा है। ठीक है, या फिर एक काम और करिए, आप इसको काटिए मत, रुक जाइए। आप कहेंगे ऐसे कैसे काम होगा, मैं बता रहा हूं। आप इसको सिंपल सिंपल लिखिए 35700, और इसको 16 से ही डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही करेंगे 16 दूनी 32, तो यहां पर हमारे पास पहला डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। और यहां पर कहीं भी आप देखोगे तो सबसे पहला डिजिट 2 सिर्फ ऑप्शन डी में ही है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई।
चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि हमारे पास 10 छात्र हैं, ठीक है, और उन 10 छात्रों में से हमें उनका जो उनके अंक हैं, जो उन्होंने अपने मार्क्स लिए हैं, वो हमें दे रखे हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है, बताइए कि इसका बहुलक क्या होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि इसका बहुलक बताइए, इसका हमें मोड बताइए कि इसका मोड क्या है। मोड हमें बताना है। कैसे बताओगे आप? बहुलक क्या होता है? बहुलक बहुत ही सिंपल सी टर्म है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक है। और हमें यह बात यहां पर दिख रही है कि यहां पर सबसे ज्यादा बार 14 आया है। अगर आप देखोगे तो 14 कितनी बार आ गया हमारे पास? 1 2 4 बार 14 आ गया। अगर हम 17 की बात करते हैं तो 17 2 बार आया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास 3 टर्म होती हैं, एक होता है मीन माध्य, दूसरा मीडियन माध्यिका, और तीसरा बहुलक यानी कि मोड। मोड की बात आज हमने कर ली है, ऐसी मीन और मीडियन की बात भी करेंगे, ठीक है। आगे चलिए। अब ये कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या, ये हमारे पास 6 अंकों की संख्या है जिसमें ये लिख रहा है N84, ठीक है, M69, ठीक है, और ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है, यानी कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है जी। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो आपको m और n का रिलेशन बताना है। अब आप कहोगे यार इसको कैसे करूं, ये तो बहुत बड़ा चक्कर पड़ गया, m और n का रिलेशन कैसे बताऊं? मैं बता रहा हूं आपको, एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना जो आपको बहुत मदद करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी कभी 11 से डिविजिबिलिटी की बात हो तो 2-2 के पेयर बनाओ ऐसे। इसमें क्या करो, n में से 8 गया तो n-8 प्लस में 4 में से m गया 4-m, ठीक है, और 6 में से 9 गया तो -3 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये 0 के बराबर हो गया तो आप देखो n-m हो गया, -8 + 4, 8 और 3 11, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, तो माइनस का 7 हो गया बराबर 0 हो गया, तो n-m बराबर 7 हो गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे इसका उल्टा पूछा है। अगर आप कह रहे हो कि उत्तर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन ए, तो गलत हो गया फिर तो। कैसे? इसने हमसे m-n पूछा है, तो m-n क्या होगा? m को आगे ले आओ, n को पीछे ले जाओ। ये कैसे होगा? इसको माइनस से गुना कर दो। जैसे ही दोनों को माइनस से गुना करोगे तो m-n क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। तो -7 क्या है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। समझे आप मैंने कैसे किया? फिर से आपको समझा रहा हूं। 2-2 के पेयर बनाए हैं मैंने, 2-2 के पेयर बनाओ। ये सबसे आसान तरीका है 11 से डिविजिबिलिटी का, और ये रूल हर जगह पर लागू होगा। जब आप 2-2 के पेयर बनाओगे ना तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। अब इसको देखेंगे आप। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 15,625 रुपए की धनराशि, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 24,389, ठीक है, हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है। कैसे करोगे? बहुत ध्यान से देखना आप। देखिए आपके पास यहां पर है 15,625, आपको इसका रेशो लेना है 24389 से, ठीक है। अब सीखना, जो भी तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं ये हर एक एग्जाम में लगेंगे, हर एक क्वेश्चन में लगेंगे, कॉमन तरीके हैं ये सारे। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपने ये पैसा 3 साल के लिए दिया है। सबसे पहले इसमें चेक करो कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। साफ लिखा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली है। जब भी लिखा हो वार्षिक ब्याज तो समझ जाइएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब भी वार्षिक ब्याज लिखा हो तो आपको क्या करना है, जितने भी साल की बात हो रही है उतना ही आपको रूट कर देना है। अगर यहां पर 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब रूट कर देना है। अगर यहां पर 2 साल की बात हो रही होती तो स्क्वायर रूट कर देते, ठीक है। अब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा? 25, और ये आपके पास क्या बनेगा? 29।
तो आप यहां पर देखेंगे कि 25 से 29 हो गया तो 4 बढ़ गया, और ये 4 ये 25 पर बढ़ा है तो 25 चौके 100, तो हमारे पास क्या आ गया 4 चौकी 16, तो 16 मतलब ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे बताया कि इसका क्यूब रूट 25 होगा और इसका 29 होगा, तो इसका भी तरीका सीख लो आप। आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर लेना है। यहां पर आपने देखा कि लास्ट में क्या है 5 है तो 5 लिख दिया, यहां पर क्या बच गया 25 15 आ गया। अब देखो 15 आपके पास जब आया, 15 कौन कौन से क्यूब के बीच आता है, 2 का क्यूब क्या है 8 और 3 का क्यूब क्या है 27, 15 इसके बीच में आता है, तो आपने छोटे वाला लेना है। तो छोटे वाला क्या आ गया 25 आ गया। अब आपको ऐसे ही यहां पर करना है, लास्ट के 3 में देखा यहां पर क्या है 9 है, 9 कब आता है, जब आप 9 का क्यूब करते हो तो लास्ट में 9 आता है। यहां पर क्या है 24, 24 8 और 27 के बीच में है, तो आपने छोटे वाला नंबर लेना है। तो छोटा नंबर क्या है 2 है तो 29 आ गया। तो ऐसे आपको क्यूब रूट निकालना होता है। ठीक है, समझ गए ना कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि 306 और 313 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें है ना दी गई दोनों संख्याएं भी सम्मिलित हैं। हमें ये यहां पर पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 306 एंड 313, ठीक है, बोथ इंक्लूडेड इज। अब हमें यह बताना है, सबसे पहले तो आपको यह डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या, अभाज्य संख्या है क्या, है ना। तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे हमारे पास है 2, तो ये इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 2 है। जैसे हमारे पास है 5, इसके 2 फैक्टर कौन से हैं, 1 और 5 है। यानी कि फैक्टर का मीनिंग होता है जिससे वो डिवाइड हो, भाग हो। ठीक है, यानी कि वो खुद से भागो और 1 से भागो, बस, इसके अलावा किसी से और से भागना हो। तो जब हमें यह कह रहा है कि 306 से लेकर 313 के बीच और ये नंबर भी इंक्लूड है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 306 क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या 307 एक प्राइम नंबर है? हां है। 307 सिर्फ 307 से ही भाग होगा। 308 नहीं है, 2 से भाग हो जाएगा। 309 नहीं है, 3 से भाग हो जाएगा। 310 नहीं है, 5 से भाग हो जाएगा। 311 है, 312 नहीं है, 3 से भाग हो जाएगा। 313 है। ठीक है भाई, तो हमें यहां पर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य नंबर मिल गए। हमारे पास अभाज्य नंबर हो गए 1, 2 और उसके बाद ये 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है भाई, अब यहां पर एक पॉइंट है, कभी कभी आपको यह बोलेगा कि यहां पर जैसे इसने कहा ना कि दोनों को सम्मिलित किया है, इंक्लूड किया है, कभी कभी आपको बोलेगा बिटवीन, सम्मिलित वाली लाइन को बोलेगा नहीं, वो सिर्फ बिटवीन शब्द को यूज करेगा। अगर वो बिटवीन बोलता तो आप इसको काउंट फिर नहीं कर सकते थे, फिर आपके पास 2 ही नंबर ऐसे होते जो प्राइम है, समझ गए। अगर वो बिटवीन यूज ना, बिटवीन अकेला यूज करता, इंक्लूडेड शब्द को यूज ना करता, तो आपको यह चीज सिंपल ध्यान रखनी थी, फिर हमारे पास कितने नंबर होते? 2 नंबर होते। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह हमें कह रहा है, अगर किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी के 3 साझेदारों के बीच 14, 10 और 16 के अनुपात में बांट दिया जाता है, यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का जो डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, वो हमारे पास है 29,547, तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए कि कंपनी का कुल लाभ क्या होगा। अब आप समझिएगा, पहले कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो 29,547 है, 29,547 है, वो क्या है? सुनिएगा, वो ये कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, भाई 14, 10 और 16 में से सबसे बड़ा क्या है? 16 ही तो है।
तो 16 और 10 का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो आप इसको जो भी नंबर आपको दे रखा है उससे भाग कर दो, तो 6 से भाग कर दोगे। और हमसे क्या पूछ रहा है? कंपनी का टोटल प्रॉफिट, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसका जोड़ क्या आएगा बताइए, आप बताइए। अरे छुपो मत, नीचे मुंह मत करे, हाँ मैं तुझे देख रहा हूं यहीं से, ठीक है, हाँ बताओ। ये कह रहा है 16 और 4 20 और 20 40 हो गया, तो ये हमारे पास 40 है, ठीक है भाई। अब आपको यह समझ नहीं आएगा कि भाई सर अब हम इतनी बड़ी गुना करेंगे क्या? नहीं, गुना करने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखेंगे, ये 20 पर कट रहा है, 2 से कट गया, ये 3 पर कट रहा है, 3 से काटेंगे, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 3 चौके 12 और 9 तिया 27। अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 सिर्फ यहीं पर है, ऑप्शन सी में है। तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑप्शंस आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन देखते ही हमारा सोल्व हो गया, हमें यह पता चल गया कि भाई ये देख भाई, ऑप्शन देखते हुए चल गया कि 0 सिर्फ यहां पर आ रहा है। अगर 0 हमारे पास यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई? ऑप्शन सी है। पूरा गुना कि मैं क्यों करूंगा? यही तो ट्रिक है, यही तो मुझे टाइम बचाना है। चलिए और आगे आइए। ये हमें कह रहा है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमें इसका मीडियन बताना है, यानी कि माध्यिका बताना है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हमने यहां पर पढ़ा था, जब हमने अभी पीछे मोड को पढ़ा था, बहुलक को पढ़ा था, मैंने आपको तभी कहा था कि हम आगे चल के क्या पढ़ेंगे? मीडियन को पढ़ेंगे, यानी कि माध्यिका को पढ़ेंगे। अब सीखिएगा, मीडियन का रूल होता है, माध्यिका निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप इन नंबर्स को गिन लो कि ये नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ये। अगर ये नंबर गिनने में ओड हैं, यानी कि विषम है, जैसे कि ये 11 है तो ओड है, विषम है, तो आपको क्या करना है? इसमें एक जोड़ देना है। 11 में 1 को जोड़ा 12 और उसको 2 से भाग कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? 6। यानी कि जो भी हमारी छठी संख्या होगी ना, वो हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी, यानी कि मीडियन होगी। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 21 उत्तर हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं या तो आरोही क्रम में लगाओ या फिर अवरोही क्रम में। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगेगा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर क्या है? 20, उससे अगला नंबर क्या है? 21, उससे इससे भी पहला नंबर क्या था? 17, ये 17 तो रही गया था। फिर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है? 27, तो 27 हो गया। फिर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है? 35, यानी कि 35 हो गया। 1 2 3 4 5 6, अब देखो 35 भी हो गया। अब आप यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा 41, तो छठे नंबर पे कौन आ गया? 6th नंबर पे कौन आ गया? 41। तो 41 मतलब 41, तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर हो गया? सबको ये बात समझ आ गई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें कह रहा है कि महेश ने कुछ जो शोपनर है ना, उसको 150 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा है, ठीक है, और उसने उन्हें 41 रुपए प्रति दर्जन की दर से, है ना, 41 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है हमें ये बताना है, ठीक है ना। यहां पर ये प्रति दर्जन नहीं होगा, है ना, यहां पर आप थोड़ा सही करिए, है ना, प्रति की दर से बेच दिया ऐसे कह लीजिए, है ना। इसके कहने का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि महेश ने 150 शोपनर को खरीदा है ना। कैसे खरीदा है कि 1 दर्जन शोपनर उसने 150 रुपए में खरीद लिए हैं। 1 दर्जन शोपनर 150 रुपए में खरीद लिए हैं। फिर उन्होंने क्या किया है, 41 शोपनर बेचा है। 41 रुपए का 1 शोपनर बेचा है, 41 रुपए का। तो 1 दर्जन शोपनर कितने में बेचे हैं? 41 गुना में 12। तो 1 दर्जन शोपनर कितने में बेचे हैं? 41 गुना में 12। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप अब देखोगे ये हमारे पास क्या है? सीपी,
जिसमें खरीदा है, और ये हमारे पास क्या है, SP, जिसमें उसने बेचा है। ठीक है, तो अब आप इसको काटेंगे, 3 पर कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 पांजे 15, और आप इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और यहां पर काटेंगे 25। तो 25 रुपए के सामान को आप कितने में बेच रहे हैं, 82 रुपए में बेच रहे हैं। अगर 25 रुपए के सामान को आप 82 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट आपको कितना है, 57 का है। पर आपको तो परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में कैसे बताओगे आप, तो बहुत ही सिंपल है, जितने में भी आपने खरीदा है और जितने में भी आपने बेचा है उनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि अंतर होगा, वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 57। और जब भी कभी आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको हमेशा CP पर निकालना है। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें CP पर निकालना है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो 228 हो जाएगा। जैसे 228 होगा तो ऑप्शन C हो जाएगा। तो ऑप्शन C क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने यहां पर कहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है, यानी कि परिमाप है। ठीक है जी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप 22.2 है तो अब बताइए सबसे पहले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है जी, तो तीनों साइडें क्या हो गई, A हो गई। अगर तीनों साइडें A है तो 3A हो गया। तो भुजा यानी कि साइड की वैल्यू क्या है, 22.2/3 है। अब आपको क्या कह रहा है, इसका एरिया कह रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एरिया क्या होगा, √3/4 A², √3/4 A² हो जाएगा। तो आप इसको काटेंगे, है ना, तो आप इसको काटेंगे 2 पर, तो ये 11.11, ये 2 पर कट गया। आप इसको काटेंगे 2 पर तो 11.1, आप इसको काटेंगे 3 पर तो 3 तिया 9 और 9 और 7 तिया 21, आप इसको काटेंगे 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब देखिए, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, और यहां पर 9 यूनिट डिजिट सिर्फ यहीं पर है, ऑप्शन C पर है। तो ऑप्शन C क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन C। समझ गए ना आप, √3 तो √3 रहेगा ही। जब आप 7 और 7 को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 यहीं पर तो रहेगा, बाकी अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट 9 किसी और का है ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन C क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अब आओ यार, बहुत यार सुकून से बैठे हो आप तो, बिल्कुल भाई। एक बार सभी मिलकर सेशन को लाइक भी कर देंगे और एक बार सभी मिलकर ABS टीम भी कमेंट कर देंगे, ABS, है ना भाई, तभी तो मजा आएगा। लाइक तो आपने बहुत कम किए हैं। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, अगर आपको क्लास में सीखने को मिल रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है भाई, और कमेंट कर दीजिए टीम ABS। ठीक है, कह रहा है सर 3 क्यों लिया है, समझ लीजिए, यहां पर जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसके तीनों साइडें बराबर होती हैं, और परिमाप का मतलब होता है तीनों साइडों की लंबाई का जोड़। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों साइडों की लंबाई का जोड़, यानी कि 3A। तो 3A क्या हो जाएगा, 22.2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको सीखते हैं हमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सपना ने 21,700 रुपए की धनराशि में से कुछ धनराशि 3% वार्षिक धारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 12% वार्षिक धारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है, फिर आगे हमें कह रहा है यदि उसे 7 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 3% वार्षिक धारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि बताएं कि 3% वार्षिक धारण ब्याज की दर से
निवेश की गई धनराशि कितनी है हमें यह बताना है। तो सुनिएगा कैसे बताएंगे आप, सीखिएगा। सबसे पहली बात, सपना ने कुछ पैसा निवेश किया है, ठीक है, किस रेट पर? 3% पर। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। उस पर जितना भी ब्याज मिलेगा और उसने जो बाकी पैसे को इन्वेस्ट किया है 12% पर और उसको इसने किया है 7 साल के लिए, ठीक है, इन दोनों का जो ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है वो बराबर है। इन दोनों का जो ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है वो बराबर है। तो 00 से 00 काट दिया। फिर से सीख लो। मुझे नहीं पता कि उसने कितना पैसा 3% पर किया, मुझे नहीं पता उसने कितना पैसा 12% पर किया, ठीक है, मैंने उसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, 7 से 7 कट गया। अब ये तो उसने खुद कहा है ना कि ब्याज दोनों का बराबर है, तो मैंने दोनों का ब्याज बराबर कर दिया। अब यहां पर देखोगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1 ए बराबर हो जाएगा 4 बी के। तो हमारे पास हो जाएगा A/B बराबर 4 और 1। देखो यहां पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक कर लो। यहां पर क्या है, A के सामने क्या है? 4 है, तो A की वैल्यू 4 है, और B के सामने क्या है? 1 है, तो B की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 3% पर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको यह बताना है। अब 3% पर तो हमने A वाला किया था ना, तो टोटल कितना पैसा था? 21,700। आपको जिसकी वैल्यू बतानी है उसको ऊपर रखो और इन दोनों के जोड़ से इसको भाग करो, काटो इसको। 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 चौके 20 और 0 गुना करो। 0 4 चौकी 16, 1 कैरी, 4 तिया 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 चौकी 16 और 1 17, तो 17,360 आ गया। तो 17,360 मतलब ऑप्शन बी आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है ना भाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिख ना हो रहा हो, तो मैं इसको आपको और क्लियर दिखा देता हूं। 55 की पावर है -13 और डिवाइड है 55 की पावर 14 मल्टीप्लाई है 55 की पावर -11, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, है ना। ऑप्शन नहीं दिख रहे थे पिछले क्वेश्चन के, कट रहे थे क्या? ठीक है, नीचे छुप गए थे क्या इसके? चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत ऊपर है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी कमेंट करिए। भाई मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ इसको देखते रहोगे क्लास को, तो मजा नहीं आएगा। जब आप क्लास में पूरा एंगेजमेंट लेकर पूरी तरीके से क्लास को डेडिकेशन के तरीके से देखोगे और बढ़िया तरीके से सबके साथ मिलकर ऐसे कोशिश करोगे कि मेरा उत्तर सबसे पहले आना चाहिए, है ना, तभी आपको इस क्लास में फ्लो बनना स्टार्ट होगा। और ये चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि मैंने मैथ्स लाखों बच्चों को सिखाया है, आपको भी मैं सिखा दूंगा। बस आपको रेगुलर तरीके से आना है। डेली शाम को 7 बजे अपना रूल बना लो और उसके साथ साथ अपना कमेंट करो। आपको समझ आ रहा है तो साथ में एक लाइक भी कर दो यार, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप करते रहोगे तो गेम हम बना देंगे। अब सीखो, जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ये आपको कह रहा है कि 55 की पावर -13 गुना में 55 की पावर -11 बटा में 55 की पावर 14, जब भी कभी आप डिवाइड को ऊपर लेकर जाओगे ना तो ये माइनस में बदल जाता है। जब भी कभी आप डिवाइड को ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या होता है? माइनस में बदल जाता है। और अगर ये सभी सेम हो, जैसे यहां पर भी 55 है, यहां पर भी 55 है, यहां भी 55 है, तो अगर यहां पर मल्टीप्लाई हो तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सब जुड़ जाएंगे। तो जैसे जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? 55 की पावर क्या हो जाएगा? -38 हो जाएगा। और -38 मतलब हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 182 है। हमारे पास दो नंबर हैं, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 182, ठीक है। और हमें यह कह रहा है द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज, हमसे यह पूछ रहा है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, आपको यह बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या क्लियर होना चाहिए? सबसे पहले तो पॉइंट तो यह क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो इसने लिखा है कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत, इसका मतलब क्या है पहले तो यही पता होना चाहिए ना। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है लगातार। जैसे मान लीजिए एक नंबर 3 है तो उससे अगला नंबर 4 है, यानी कि जो उससे अगला हो या फिर उससे पिछला हो वो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये हमारे क्या है, लगातार नंबर हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास बड़ा नंबर है 26, अगर ये बड़ा है तो उससे पिछले वाला नंबर इसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। अब इससे पिछला नंबर क्या है 25, तो 26 और 25 को गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आ गया 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब भाई हमारा मल्टीप्लाई तो 182 आना चाहिए। अब ये तो 0 आ रहा है तो बात बनेगी नहीं। अगर मैं इसको देखूं तो 14 के साथ क्या है 13। और सुनो, अगर मैं यहां पर यह चीज सोचता हूं कि मैं 14 का स्क्वायर करता हूं या फिर 13 का स्क्वायर करता हूं, चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 के 42 और यहां पर 1 तो 182 आ गया। तो 182 मतलब हमारा सही उत्तर हो गया फिर तो ये, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है भाई, बिल्कुल सही है। अगर मैं इस नंबर को देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, इसको भी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपके पास है ये एडवांस मैथ का है, ठीक है भाई। एडवांस मैथ के आपको क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, सीखना है, इसको भी सीखिएगा। आपको यह कह रहा है ABCD आपके पास एक समलंब है। ABCD आपके पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें यह कह रहा है A B C और D। अब यहां पर देखिए इसने कितना बढ़िया कहा है कि जो BC और AD है ना वो आपस में पैरेलल है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको जब आप देखो, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि नाम लिखना कैसे है, मैं समझा रहा हूं। अब आपको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ABCD, ऐसे नहीं लिख सकते आप। अब इसमें अगर आप देखोगे तो BC और AD पैरेलल है ही नहीं, तो इसलिए आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि BC और AD पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो AC है और जो CD है वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। एंगल ABC हमारे पास क्या है 74 डिग्री है। एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या है 54 डिग्री है। और हमसे पूछ रहा है ACD क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है, आपको ये बताना है। तो अब आप कैसे बताओगे, मैं आपको सिखाता हूं, सुनिए। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो समलंब चतुर्भुज होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये दोनों एंगल हैं इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 4 और 4 8, 7 और 5 12। अब इसको माइनस करिए तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा, चलेगा ना पता। तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो 52 हो गया। ऐसे ही मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू भी बताइए, ये भी 52 हो गई आपके पास। क्यों, ये कैसे हुआ गुरुजी, ये समझ नहीं आया। सुनिए, जब भी कभी आपके पास दो साइडें बराबर होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरी ट्रायंगल ये है, ठीक है री। अगर ये मेरी ट्रायंगल है तो सभी कोणों का जोड़ 180 है, तो इन दोनों का जोड़ क्या है 104, तो माइनस कर दूंगा
तो मेरे पास क्या आ गया 76। तो ये 76 क्या है, एंगल ACD है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजा आया? बताइए, कितना बढ़िया और आरामदायक क्वेश्चन था। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपने चुटकियों में सोल्व करना है। करिए जल्दी से। ये हमें कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर हमारे पास है, ठीक है, और ये हमें कह रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, आपको ये बताना है। हमारे पास ये एक नंबर है, ये नंबर है 54571451, ये नंबर है, और आपको ये बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, विभाज्य है। बताइए जल्दी से, है ना, सबका कमेंट आना चाहिए। और अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि डेली शाम को 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टीम ABS आपके सामने आ गई है। 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे GK GS और 7 बजे मैथमेटिक्स। पूरे मैथ्स की जिम्मेवारी मेरी है, आपका बड़ा भाई समझ लो, अपना छोटा भाई समझ लो। मैं आपको वो सारी चीजें करवाऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के हिसाब से हैं। अगर आप कभी भी कोई मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो वही हैं जो मैंने किए हैं क्लास में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, है ना। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब भी मैं पढ़ाने आता हूं तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचकर आता हूं कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे मन में हमेशा एक ही बात रही है कि भाई जो सामने बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, अपना टाइम मुझे दे रहा है, उसको मुझे वो कंटेंट देना है जिससे उसका सिलेक्शन पक्का हो, है ना। तभी तो आप याद रखोगे भाई हमें, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए, जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर लगाना है। कैसे? सबसे पहली बात, क्या ये नंबर 10 से भाग हो सकता है? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों जी, ऐसा क्या पाप हो गया इससे? भाई 10 से भाग होने के लिए लास्ट में 0 होना जरूरी है, जो कि इसमें है नहीं। तो इसलिए हमें समझ आ गया कि 10 से तो नहीं हो सकता। क्या ये 6 से हो सकता है? नहीं, 6 से नहीं हो सकता। क्यों भाई? 6 से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 से भाग होना चाहिए। हो सकता है ये 3 से होता हो, हमें नहीं पता, पर ये 2 से तो हो ही नहीं सकता भाग। क्यों? ऐसा क्या पाप? 2 से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 से भाग होने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, या फिर 0 ही हो, ठीक है, वो नहीं है तो 2 से भी नहीं हो सकता। क्या ये 3 से भाग हो रहा है? चेक कर लेते हैं कैसे चेक होता है। 3 से भाग होने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मैं तो पूरा जोड़ लेता हूं, है ना, हमने तो यही सीखा है, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, और मैं तो पूरा, अरे सर ये तो बहुत, अरे रुको मैं सिखा रहा हूं आपको। ये चेक करना है 5 और 4 का जोड़ क्या है? 9। क्या ये 3 से भाग हो रहा है? हो रहा है, तो इसको हटा दो। 5 और 7 12, 3 से भाग हो रहा है? हो रहा है, इसको हटा दो। 5 और 1 6, 3 से भाग हो रहा है? हो रहा है, इसको हटा दो। 4 और 1 5 और 1 6, 3 से भाग हो रहा है? हो रहा है। तो यही हमसे पूछ रहा था, क्या ये 3 से भाग होता है? होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अब हमें कह रहा है कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के, है ना, अपने मासिक वेतन के 30% के बराबर मासिक भुगतान करता है और वह शेष वेतन का 20% खर्च करता है। बहुत बढ़िया। उसका, और वो 602 रुपए बचाता है, ठीक है। उसका मासिक वेतन बताइए कि उसका मासिक वेतन क्या है। कैसे करोगे? इंग्लिश में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए मैन मेक्स ए मंथली पेमेंट इक्वल टू 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी टुवार्ड्स डेब्ट रीपेमेंट, ठीक है। He spends 20% of the remaining salary and saves 602 rupees. Saves 602 rupees, ठीक है री। His monthly salary is, हमसे ये पूछा गया, कैसे बताओगे? मैं सिखाऊंगा। देखो, आपको ये क्वेश्चन अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। हमारी जिंदगी है ना, उसी से जुड़ जाएगा ये। कैसे? मैं समझा रहा हूं।
आपको यह चीज समझ आ रही है कि वो क्या कह रहा है, कि वो अपना 30% वेतन क्या करता है ना, 30% अपना मंथली पेमेंट डेब्ट के रूप में खर्च कर देता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो 30% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 70%। तो 70% उसका बच गया, ठीक है जी। आगे बढ़ो, जो भी उसका बच गया है उसमें से 20% और खर्च कर देता है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आपको ये गलती नहीं करनी कि 30 और 20 50, तो भैया 50 माइनस, अरे नहीं, वो ये कह रहा है जो भी बच गया, बचा तो यही है ना, उसमें से 20% खर्च करता है तो बचा कितना, 80। समझ गए। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 602 के बराबर। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 602 के बराबर। तो इसको काटेंगे, है ना, इसको काटेंगे, हमारे पास हो जाएगा 7 8 56, ठीक है। तो नहीं, ये 8 पर तो नहीं कट रहा, रुको, ठीक है। तो हम इसको 7 से काटते हैं, 7 8 56, ठीक है, 7 6 42। इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। इसको 2 से काटते हैं तो ये 43। तो ए की वैल्यू क्या है, 43 गुना में 25। आपको एक चीज समझा रहा हूं, आपको सबसे पहले तो बाय ऑप्शन करने की कोशिश करनी है। जैसे हमने इसको गुना किया, 5 और 3 को तो 15, यानी कि 5 आया, और 5 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, इसलिए पूरा सोल्व कर रहा हूं। अगर एक जगह पर ही 5 होता तो मैं पूरा सोल्व जिंदगी में कभी भी ना करता, समझ गए। क्योंकि मेरे को यही सीखना है कि टाइम बचाना कैसे है। तो मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हमें एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 80 कैसे आया। समझ लो, मैं बता रहा हूं। देखो, आप 100 रुपए कमाते हैं, आपने 30 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, 70। फिर जो आपके पास बचा है उसमें से आपने 20% और खर्च कर दिए, मतलब 70 में से 20% खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 70 का 80% ही तो बचा, है ना। आपके पास जो इनकम है उसमें से 30% खर्च कर दिए तो बचा कितना, 70। अब जो भी आपके पास बचा है उसका आपने 20% फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। तो इस बचे हुए का 80 आपके पास बचा है, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 602 है। समझ रहे हो। चलिए आगे आइए। कह रहे सर नया बैच कब से आएगा, वो भी बताएंगे। पहले भी आराम से पढ़ते रहो, सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक भी करते रहो। चलिए, एक जैकेट का अंतिम मूल्य 12,000 रुपए है, ठीक है जी। जो हमारे पास स्टोर ए है ना, वो क्या कर रहे हैं समझिएगा। जो स्टोर ए है वो इस पर 2 डिस्काउंट दे रहा है, 15% का और प्लस में 10% का। और जो स्टोर बी है वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो स्टोर हमारे पास बी है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि 10% का और 15% का, ठीक है। और दोनों के दोनों डिस्काउंट क्या हैं, सक्सेसिव हैं। दोनों के दोनों डिस्काउंट क्या हैं, सक्सेसिव हैं, ठीक है, कर्मिक हैं। ये लिखा ना, कर्मिक छूटे हैं, यानी कि सक्सेसिव हैं। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, बताओ। कैसे बताओगे अब आप, है ना। ए डिस्काउंट बेहतर है कि बी डिस्काउंट बेहतर है। मैं हमेशा कहता हूं, मैथमेटिक्स को अपनी जिंदगी से जोड़ो। सोचो कि आप किसी को कहकर लेकर गए हो कि चलो आज तुम्हें नए साल की शॉपिंग करवाता हूं, आज तुम्हें पता है कि नए साल पे छूट लगेगी। अब आप जब वहां पर गए तो आपने देखा कि एक दुकानदार कहता कि 15 प्लस में 10% की छूट ले लो, और दूसरा दुकानदार कहता 10% प्लस में 15% की छूट ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। ये दोनों के दोनों स्टोर क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम डील दे रहे हैं। कैसे भाई? अरे भाई सिंपल सी बात है, आप ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब आप 15 और 20 को जोड़ेंगे तो वो तो 25 ही आएगा। अब चाहे 15 को पहले रख लो, चाहे 10 को बाद पहले रख लो, मल्टीप्लाई तो 150 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई तो 150 ही है, ठीक है।
तो इसलिए बेइज्जती मत करवा देना मेरी, पता चले वहां पर वो पूछ लें, तुम कह दो कि मैं चलो चलो स्टोर ए पर चलो ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, और वहां पर वो कह दे तुम किससे पढ़ते हो भाई, बताइए जरा मैथ्स किससे पढ़ता है, ठीक है, फिर तुम कह दो अरे हमारे अभिनंदन सर से पढ़ता हूं मुझे पूरा पता है, ठीक है। इसलिए भाई सीख ले, ये सब रियल जिंदगी के सवाल हैं, ये मैथमेटिक्स लोगों ने वैसे वो कर दिया है, इसमें कोई वो थोड़ी ना पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सब थोड़ी ना है, सिंपल सिंपल सी कहानी है सारी। ये कह रहा है पाइप ए किसी टैंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जो पाइप ए है वो किसी टैंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप बी है वो उसको 22 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप सी है वो इसको 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया यहां पर कि पाइप ए इतने घंटे लेता है, पाइप बी इतने और पाइप सी इतने, ठीक है। तो 12, 22 और 8 तो कितने पर गया, 2 पर, तो 6, 11 और 4 फिर कितने पर गया, 2 पर, तो 3, 11, 2, ठीक है भाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 तो 66 और 2 दूनी 4 तो 4 छके 24, 2 कैरी, 4 छके 24 और 2 26 तो 264 आ गया। तो 264 को 12 से भाग करिए तो 22 आ गया, 264 को 22 से भाग करिए तो 12 आ गया, इसको 8 से भाग कीजिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 264 को भाग करिए इनके जोड़ से, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 और 3 6 तो 67 नीचे आ रहा है। अब सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा 67 कहां कहां पर है, 67 तो हर जगह है। फिर मैं चेक करूंगा कि किसको सेट करके यहां 4 आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 तो ये नहीं हो सकता, 7 पने 35, 35 5 और 3 8, 7 चौका 28, 28 और 3 31 ये भी नहीं है, तो 7 या 21, 21 और 3 क्या होगा 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 आ गया। अगर यूनिट डिजिट मेरे पास 4 आ गया तो मुझे पता चल गया, ठीक है भाई। इसलिए तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बताइए, और थोड़ा सा तेजी से करेंगे। ये हमें कह रहा है कि 75,400 रुपए को, 75,400 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा है कि ए का 3 गुना, बी का 9 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर है, ठीक है भाई। ए का 3 गुना, ठीक है, और बी का 9 गुना, ठीक है, और सी का 4 गुना आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा ए बी और सी का रेशो क्या है, बताइए। 3 9 4 हमारे पास है, तो आप इसका एलसीएम लीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हमने देखा इसका एलसीएम है 36, 36, 36 को 3 से भाग करेंगे 12, 36 को 9 से करेंगे 4, 36 को 4 से करेंगे 9, ठीक है भाई। ये एबीसी की वैल्यू है। अब आपसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा यानी कि 12 का मल्टीपल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 12 का मल्टीपल हो सकता है, कभी भी नहीं। 12 का मल्टीपल होने के लिए 4 और 3 दोनों का मल्टीपल होना पड़ेगा। अब इसको देखो, क्या ये 3 का, क्या ये 4 का मल्टीपल है, क्या ये 4 का मल्टीपल है, ये भी है। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। 3 का मल्टीपल अभी आपको निकालना सिखाया, 3 और 6 और 3 ये तो भाग हो जाएंगे पर 2 बच जाएगा। अब देखो, क्या ये 3 का मल्टीपल है, हाँ है। क्या ये 3 का मल्टीपल है, कभी भी नहीं है ये। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ कितना आसानी से हो गया बाय ऑप्शन। हमने देखा क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, है ना। अब अगर ये 12 का मल्टीपल है तो दोनों का मल्टीपल होना जरूरी है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें यह कह रहा है कि 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 44 सेकंड में पार कर लेती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है।
इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 315 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा गया, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, तो अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 220 मीटर लंबी ट्रेन है और ये एक व्यक्ति को पार करती है जो इसकी ही डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर है। जब भी कभी दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड माइनस होगी, और जब भी कभी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड जुड़ेगी। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों की स्पीड आपस में माइनस हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब आप देखो इसको कितना टाइम लग गया है? 44 सेकंड लग गए हैं। अगर एक व्यक्ति एक ट्रेन को पार कर रहा है तो वो उस ट्रेन की लंबाई को पार कर रहा है बस। तो 220/44 हो गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। जब भी कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो 18/5 से गुना करते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया? t-10 बराबर 18। तो t की वैल्यू क्या है? 28 है। ये कब है? जब उस ट्रेन की स्पीड हम निकाल रहे हैं। ये ट्रेन की स्पीड है। ठीक है जी। अगर ये ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। 8 और 8 16 और 1 17, एक कैरी, तो 107 हो जाएगी। और दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों की लंबाई भी जुड़ेगी, तो ये 535 हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि 535 की दूरी 107 की स्पीड से कितने समय में कवर होगी, हमें यह देखना है बस। तो आप इसको काटेंगे तो ये कट गया, 535 कट गया इनके गुना से। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे पास ये 100 आ रहा है, ठीक है, 5/18, इस 100 का यहां पर कोई वो नहीं है, यहां पर आप लीजिए सिर्फ 18 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 18 जाने की 18। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ये 100 का कोई औचित्य नहीं है। यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी दी? 535। स्पीड कितनी है? 107। तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया 18। तो ये टाइम आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी से अगले क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। बताइए, ये हमें कह रहा है कि 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहां पर यह कह रहा है कि यदि 9 महिलाएं इसे 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है यहां पर कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपको यह बताना है। बताइए जल्दी से। ठीक है भाई, है ना? इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको समझेंगे। यह हमें कह रहा है कि 4 हमारे पास मेल हैं, वो किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है 9 फीमेल हैं, वो किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये एमडीएच मसाले का क्वेश्चन है। एमडीएच मसाले आपने खाए हैं? ये एमडीएच मसाले का क्वेश्चन है। मैं आपको सिखाता हूं कैसे। ये है आपके पास MDH। M मतलब यहां पर है मैन, D मतलब आपके पास है डेज, और H मतलब आपके पास है आवर्स। तो आपको यहां पर ये देखना, ये मैन हो गए और ये आपके पास डेज हो गए। तो आवर्स यहां पर नहीं है तो उसको रहने दो, छोड़ दो। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में आवर्स बोलेगा तो उसको ले लेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसको देखेंगे, आप इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जब 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया। तो M और W बराबर हो गया। अगर M और W बराबर हो गया तो M और W का रेशो क्या हो गया? 1 और 1 हो गया। अब इस 1 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, इससे हम टोटल काम निकाल लेंगे। ये टोटल काम आ गया। अब आपको ये कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष
3 महिलाएं और 6 पुरुष काम कर रही हैं, ठीक है जी। अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम कर रहे हैं और एक दिन में एक एक काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया? 9। तो 9 से भाग कर दीजिए, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ट्रेन वाले क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी रिपीट करिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार उसको खुद से रिपीट जरूर करना, ठीक है भाई। कोई नहीं। चलिए इसको देखेंगे, इसमें आप कैसे करते हो। इस क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी से बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं जल्दी से। पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने 30 क्वेश्चन पूरे कर लें। चलिए आइए, ये हमारे पास है 868 और यहां पर डिवाइड है और ये ब्रैकेट शुरू है 26 प्लस में 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 में से 3 गया, तो ये हमारे पास क्या बचा? 4, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 4 छके 24 हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे 26 में से 24 गया तो माइनस का 2 बचा, तो 2 से इसको काटा तो 434 आ गया। 434, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 434 ही हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य है, यानी कि होमवर्क है, ठीक है भाई। सोचना नहीं है कि भाई ये सवाल एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आपको बस तुरंत तरीके से अपना पेन उठाना है और अपने कॉपी और पेन, जो मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिक्स में अगर आपके 2 हथियार हैं तो वो आपके पास है, एक आपका कॉपी है और एक आपका पेन है। अगर आप उसके बिना मेरी क्लास ले रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप सिर्फ क्लास देख रहे हो बस, और आपको वो क्लास देखने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको मजा आएगा नहीं। तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठो और आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करिए कि इसका उत्तर क्या होगा, जिसमें यह कह रहा है कि 22,938 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। हमें ऐसा बोल रहा है, which smallest number should be added to, which smallest number should be added to 22938 so that the sum is completely divisible by 7। हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें ना कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, आपको सिंपल तरीका इसमें फॉलो करना है कि हमारे पास है 22,938 और हमें इसको डिवाइड करना है 7 से। तो आप इसको कैसे डिवाइड करते? जैसे हमें पता है कि 7 या 21, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा? 19, और 7 दूनी 14, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा? 53, और 7 7 49 यानी कि 49, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा? 48। अगर मैं अब यहां पर ये देखूं कि मेरे को इस 48 की जगह पर यहां पर क्या होना चाहिए था कि जिससे ये 7 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 7 7 49 यानी कि 49। हमारे पास क्या है? 48 है और हमें चाहिए कितना? 49 चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को एक इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 49 बन जाएगा, और जैसे ही 49 बन जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हमें कह रहा है कि 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, ठीक है जी। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी, हमें ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ए बस ट्रेवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर टू कंप्लीट ए जर्नी इन 8 आवर्स, एट व्हाट स्पीड विल इट हैव टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 आवर्स। हमें ऐसा पूछ रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, मैथमेटिक्स हमारी एक रियल लाइफ है, ठीक है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब यहां पर हमें पता है कि स्पीड क्या है? 55 किलोमीटर है और टाइम कितना है? 8 घंटे हैं। तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? डिस्टेंस आ गई, यानी कि 55 इंटू 8 क्या है? टोटल डिस्टेंस है। और अब हमें इसी डिस्टेंस को 20 घंटे में ट्रेवल करना है, यानी कि अब हमें इसी सेम डिस्टेंस को 20 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसको 20 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पारे 20, और यहां पर आप इसको काटेंगे तो 11 पर कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, ठीक है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, ठीक है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 123 वर्ष था तो हितेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, हमसे यह पूछा गया। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ आ रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए, हितेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the ages of these 3 people 3 years ago was 123 years, then Hitesh present age is, हमसे ये पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार, अब इसको मैं कैसे करूं। सुनो, जब भी कभी आपको क्वेश्चन लगे कि थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आप एक मेरा कंसेप्ट याद रखना, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे ये हितेश है, ये उनका बेटा है और ये उनकी पुत्री है, ठीक है। मान लीजिए हितेश की जो उम्र है ना, वो अपने बेटे से 3 गुना है, ठीक है। तो हितेश के बेटे की उम्र को हमने माना 1, तो हितेश की उम्र कितनी हो गई 3, क्योंकि उसकी उम्र उससे 3 गुना है। तो उसकी बेटी की उम्र क्या होगी, उसके बेटे की उम्र से 3 साल कम, ठीक है भाई। ये मैंने x कहां से लगा दिया, मैंने इसको गुना किया है x से, तो ये 3x हो गया, ये x हो गया और ये x माइनस 3 हो गया, ठीक है। आप इस बात को समझ गए? फिर से समझा रहा हूं, मैंने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x हो गया और ये x हो गया। अब इनकी जो डॉटर है उसकी उम्र क्या है, x से 3 साल कम, यानी कि बेटे से 3 साल कम, ठीक है। अब इन तीनों का जोड़ क्या है, 3x प्लस में x प्लस में x माइनस 3, ये तो आज की उम्र है, ठीक है। और जो हमें 123 साल उम्र दे रखी है ये 3 साल पहले की है। अगर हम आज में आएंगे तो सभी की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी तो 9 साल उम्र बढ़ जाएगी, तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी 132 साल। अगर टोटल उम्र 132 साल हो जाएगी तो 132 प्लस में 3 तो 135 हो जाएगा। तो 5x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 साते 35। पर ये तो x की वैल्यू आई है, हमें किसकी उम्र बतानी है, हितेश की। तो 27 गुना में 3 तो 81 हो जाएगा। तो 81 क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से देखेंगे, फिर से आपको समझा रहा हूं, ये क्या कह रहा है, ये हितेश है, ये इसकी उम्र क्या है, अपने बेटे से 3 गुना है, और इनकी बेटी की उम्र इनके बेटे से 3 साल कम है। तीनों का जोड़ हमें दे रखा है और इन तीनों का उम्र का जोड़ 3 साल पहले 123 था। तो अब देखो तीनों की उम्र 3-3 साल बढ़ गई, 3 हितेश की, 3 बेटे की, 3 बेटी की, तो 9 साल उम्र बढ़ गई, तो टोटल हो गई 132। तो 132 के बराबर हो गया, तो x कितना आ गया 27। तो हितेश की उम्र क्या हो गई, हमने बता दी 27 इंटू 3 81 हो गई, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है, और हमसे पूछा गया कि वह संख्या क्या है, हमें वो संख्या बतानी है। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो पेपर हमारा होगा वो मिक्स क्वेश्चन से बना होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ उसमें होगा, तो हमें सबको लेकर चलना है, ठीक है। अब देखना, देखो इस आपको अगर कोई भी संख्या माननी है तो वो 100% माननी है। अगर कोई भी संख्या अपने आप में है तो वो कितनी है, 100% है। अगर कोई भी संख्या 100% है तो आप उसमें कितना इंक्रीज कर रहे हो, 50%। अगर आप उसमें 50% इंक्रीज कर रहे हो तो आप उसको 50% से बढ़ाइए, तो आपके पास ये संख्या क्या हो गई है, 150%। अगर आपके पास ये संख्या 150% हो गई है तो किसके बराबर है, 2490 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू क्या है, आपको यह बताना है। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे
8 तिया 24, 3 तिया 9 और 0 0, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो 1660 आ गया। तो 1660 मतलब ऑप्शन सी आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि शरद अकेले किसी काम को 13 दिनों में कर सकता है। ठीक है, शरद अकेले किसी काम को 13 दिनों में कर सकता है और वरद अकेले किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। देखो, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? काम कितने दिन में पूरा होगा, हमसे यह पूछा गया। काम कितने दिन में पूरा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। यह क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग सकता है, पर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा हमारे पास? 117। 13 और 9 का एलसीएम क्या है? 117 है। 117 को 13 से भाग किया 9, 117 को 9 से भाग किया 13। अब देखना आगे क्या कह रहा है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अब सुनना, आपको क्या करना है, जब भी कोई काम को छोड़कर जाए तो उसको काम से छोड़कर जाने से रोकना है। हमने वरद को कहा कि भाई तुम रुको, काम छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। उसने कहा मैं तो जाऊंगा। हमने कहा तुम रुक जाओ। तो अगर उसे हमें रोकना है तो उसने कहा मैं तो अपना काम अलग करूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला। तो अगर वरद अकेला काम करेगा तो एक दिन में करता है 13 काम, तो 11 दिनों में कितना काम करेगा? 143। अगर 11 दिनों में 143 काम वो अलग से करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा बताइए? तो टोटल काम हमारे पास हो जाएगा 260। अगर टोटल काम 260 हो गया, अब ये दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो 9 और 13 क्या होगा? 22। तो हमने इसको 22 से भाग किया और इसको काटा तो 130/11 आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर ये चेक कर लीजिए कि 130/11 कहां पर है? ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 130/11। फिर से आपको समझा रहा हूं। आपने क्या किया, टोटल काम कितना है? 117 है। वरद कहता मैं 11 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा हूं। हमने कहा काम छोड़कर मत जाओ। हमने उसको रोक लिया, तो उसका जितना भी एक दिन का काम है उसको 11 से गुना किया तो उसके 11 दिनों का काम आ गया। उसके 11 दिनों के काम को इसमें जोड़ो तो ये टोटल काम आ गया। अब ये दोनों मिलकर इस टोटल काम को करेंगे तो 260/22 हो गया, तो 130/11 आ गया हमारे पास। तो 130/11, तो हमने यहां पर बता दिया कि ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखना, यहां पर यह हमें कह रहा है कि हमारे पास 2 क्रमिक छूट हैं। हमारे पास 8% और 9% की 2 क्रमिक छूट हैं और हमें यह बताना है कि ये किस डिस्काउंट के इक्विवेलेंट हैं। हमें यह बताना है कि टोटल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, कुल छूट प्रतिशत क्या है, हमें यह बताना है। कैसे बताओगे आप? जब भी कभी आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हो और आपको यह पूछा जाए कि ये किस डिस्काउंट के बराबर हैं, कमेंट करके बताइए उत्तर क्या होगा। सबका कमेंट आना चाहिए। ए बी सी डी क्या उत्तर है? सबका कमेंट आना चाहिए। इस पर हम लगाते हैं x प्लस में y माइनस XY/100, है ना? जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो हम जानते हैं 8 प्लस में 9 माइनस 8 इंटू 9/100, यही होगा। तो जल्दी से सबका कमेंट आ जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या है, बताइए। हम जानते हैं 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 माइनस 8 9 72, तो 0.72 ये होगा। तो हम इसको माइनस करेंगे कैसे? 17.00 और इसमें से गया 0.72, तो 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया। बहुत बढ़िया भाई, आपको तो सब आता है यार। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? बहुत ही सिंपल था। यहां पर हमें क्या करना है, आप इसको याद कैसे रखोगे?
आपको ध्यान है परसेंटेज में हमारे पास होता है सक्सेसिव, जिसको हम कहते हैं x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। बस आपको डिस्काउंट में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर प्लस की जगह पर क्या होता है, माइनस होता है। यहां पर प्लस की जगह पर हमारे पास क्या है, माइनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे उत्तर करते हैं, बताइए। इसमें कह रहा है एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। यदि उसे x% की छूट पर बेचता है, ठीक है, यदि उसे 53% का प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है, तो x का मान बताइए कि x का मान क्या है। कैसे करोगे आप, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा मैं इसको कैसे करूं। सुनिए सुनिए कैसे करना मैं बता रहा हूं, आपको इसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। आप ये सोचिए कि वो व्यापारी आप हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप ऐसा सोचिए, और आपकी एक किराने की दुकान है, ठीक है। आप कहीं से कुछ माल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, आपने कितने में खरीदा है माल को, 100 रुपए में खरीदा आपने कहीं पे माल को, ठीक है। उसके बाद आपने उसके रेट को लिखा है 70% बढ़ाकर, तो 170 लिख दिया आपने 100 रुपए में माल को खरीदा, आपने 70% बढ़ाकर लिख दिया, तो आपने 170 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बेचा है 53% के प्रॉफिट पर, यानी कि 153 में बेच दिया। तो आपको यह चीज समझ आ रही है, आपने खरीदा कितने में, 100 में, और आपने लिखा कितना, 170, और आपने बेचा कितने में, 153 में। तो आप मेरे को बताओ 170 रुपए के सामान को 153 रुपए में बेचोगे तो डिस्काउंट कितना है, 17 का डिस्काउंट है। और ये 17 का डिस्काउंट कितने पर है, आपको ये कमेंट करके बताना है कितने पर है। ये 170 पर है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, यानी कि मार्क प्राइस पर होता है। तो जल्दी से सभी कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा हमारा। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई, बताइए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं आप इस कंसेप्ट को कितना समझे हैं कि जो मैं ये कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। हम ये देखते हैं कि आप इस चीज को कितना समझे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, फिर क्या कह रहा है, यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है, ठीक है जी, तो निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है। तो हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। कैसे करोगे, देखिए सुनिए, मैं करवाऊंगा, आप ध्यान से देखना। आपने किसी सामान को 100 रुपए में खरीद रहे थे आप, ठीक है, और आप उस पर लिख रहे थे 130 रुपए। आप खरीद कितने में रहे थे, 100 रुपए में खरीद रहे थे, और आप इसको 130 रुपए में बेच रहे थे, ठीक है। पर उसकी कीमत बढ़ गई और बढ़कर हो गई 130 रुपए, ठीक है। उसकी कीमत बढ़ गई, जो आप पीछे से सामान खरीद रहे थे ना, उसकी कीमत 30% बढ़ गई। तो आपने क्या किया, अपने बिक्री मूल्य को जो आप 130 रुपए में बेच रहे थे उसको आपने 70% बढ़ा दिया, यानी कि 170 कर दिया। अगर आपने 170 कर दिया तो आप यहां पर देखिए कि इसका मूल्य क्या हो गया, 13 7 91 और 7 और 1 तो 1 6 2 तो 261 हो गया, है ना। अगर ये 261 हो गया तो मेरे को बताइए कि 130 रुपए के सामान को 261 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 131 का, ठीक हो गया। हाँ जी, एकदम से बफरिंग हो गई थी, मतलब जो क्लास चलते चलते कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है कि बफरिंग की प्रॉब्लम चल रही है ये,
तो उसी कारण से ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक बार सभी फिर से एक बार हम शेयर करेंगे, ठीक है, और सभी मिलकर एक बार फिर से सेशन को उसी वे में लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से हम चल रहे थे, काफी सारी चीजें मैं आपको समझा रहा था और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसको समझ रहे थे, ठीक है। पूरा सेशन एक बार सभी मिलकर हम फिर से शेयर करते हैं और सभी को बुला लाओ, क्लास चल गई है, ठीक है। और मैं भी एक बार अपना जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह हैं वहां भी अपना शेयर कर दूं, ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन हो जाए एक बार फिर से कि क्लास चल गई है, ठीक है। तो एक बार फिर से उसी जुनून और उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सभी फिर आ जाएंगे। कुछ ये टेक्निकल इशू चल ही रहा है, ठीक है, काफी दिनों से ये टेक्निकल इशू हो रखा है, तो उसी कारण से ये समस्या आ रही है, ठीक है। तो आप एक बार सभी जल्दी से आ रही है और फिर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास कह रहा है कि 2200 रुपए पर 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। हमें कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2 years इज। हमसे ये पूछ रहा है कि 2200 रुपए पर 5% के रेट पर हमारे पास 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए प्रिंसिपल क्या है, 2200 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है और टाइम कितना है, 2 साल है। तो हमने यहां पर रखा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो हमने इसको काट दिया, तो हमारे पास यहां पर ये क्या आ गया, 220 रुपए आ गया। तो 220 मतलब ऑप्शन ए आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात यहां पर समझ आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, हो सकता है ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, तो मैं यहां पर इसको फिर से लिख दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को आपने एक ट्रिक से करना है, ठीक है। इसको पूरा सोल्व नहीं करने लग जाना, कहीं आप सोचने लगो कि ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया, अब इसको कैसे करूं, ठीक है। तो इसको आपने आराम से एक ट्रिक लगा के करना है। वो ट्रिक आपकी क्या है, वो अगर आपको पता है तो आपका उत्तर उससे आएगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वो सिखाऊंगा बढ़िया से। सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी रह जाए, ठीक है। तो सभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, बताइए। 0.0, अरे भाई आप तो बहुत तेज हो यार, ठीक है, सबका उत्तर आ गया। जिनका भी आंसर आ रहा है 100, वाह गजब, मजा आ गया भाई। तो देखिए आपको इसे करना कैसा है, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे 2025 वाले। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैंने खुद से बना के ले आऊं, नहीं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर एक चीज फॉलो करनी है कि जैसे देखो आप ऊपर क्या लिखा है 0.06, ऊपर क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहां पर दशमलव के बाद 3 है, यहां पर दशमलव के बाद 2, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 4, ठीक है, यही है ना। तो देखिए आपको एक चीज अप्लाई करनी है, अगर ऊपर और नीचे नंबर सेम हो, बस डेसिमल का फर्क हो, तो आपको क्या देखना है कि अगर नीचे नंबर ज्यादा है, नीचे ज्यादा है ना, नीचे डेसिमल के बाद यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 3, तो कितने ज्यादा है नीचे, 1 ज्यादा है। जितने भी ज्यादा है वो आपने लिख लेना है, 1 लिख लिया, उसके पीछे एक 0 लगा दी, बस 10 लिख दिया। और पावर क्या है, 2 है, तो आपने स्क्वायर कर देना है, तो किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया। तो अगर ये 100 के बराबर है तो ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर मान लीजिए यहीं पर आपके पास ये नंबर आपके क्या होते हैं, मान लो ये 3 होते, ये 4 होते, ये 5 होते, तो हमारे पास ऊपर से नीचे 2 नंबर ज्यादा है डेसिमल के बाद, है ना। तो हम क्या करते, फिर यहां पर 100 लेते और उस 100 को हम क्या करते, स्क्वायर कर देते, है ना। तो हमारा उत्तर क्या होता, 10,000 होता, यानी कि 10,000 होता। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है एक संख्या को 57 सही 1/2% बढ़ाने पर वह
378 हो जाती है, यानी कि 378 हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, हमें वो संख्या बताइए। तो हमें ये मालूम है कि ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय, जब हमने एक नंबर को 57 सही 1/2% से बढ़ाया तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा। सबसे पहले आप इसको सोल्व कैसे करोगे, देखिए आपको कैसे करना है इसे सोल्व। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, और 114 में एक को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, और 115/2 है, और परसेंटेज को जब आप हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आती हैं, समझ गए। जैसे आप इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए 1/2 है, अब मैं परसेंटेज को हटा रहा हूं तो नीचे 2 जीरो आएंगी, तो यहां पर ये क्या बनेगा, 200 बनेगा, इसलिए मैंने इसको 200 सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको काटिए, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब आपको ये क्या कह रहा है, इसको इतने परसेंट बढ़ाने पर, यानी कि इंक्रीज करने पर, ठीक है, तो आपने इसको इंक्रीज किया है तो आप क्या करो, नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले को जोड़ दो, तो कितना हो गया 63, तो बराबर किसके हो गया 378 के। तो हमसे क्या पूछा है, नंबर पूछा है, नंबर क्या है, ये रहा 40। तो आपको 40 की वैल्यू बतानी है बस, तो 378/63 इंटू क्या है 40 है, तो आप इसको काटेंगे, 6 पर कट गया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ गया। तो 240 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 240 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है 40, 78 और उसके साथ हमें कह रहा है एक अन्य संख्या x का जो एलसीएम है वो 7800 है। हमें कह रहा है हमारे पास 3 नंबर हैं, ये नंबर हैं 40 है, 78 है और हमारे पास एक x है, और इसका एलसीएम क्या है 7800 है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना जब भी हमारे पास जो एलसीएम होता है, इसकी क्या खासियत होती है, एलसीएम हर एक नंबर से डिवाइड होता है। जो एलसीएम होता है ना, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके कहने का मतलब ही होता है कि वो बाकी सभी नंबरों से डिवाइड होगा, यानी कि भाग होगा, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, अगर 7800 को मैं देखूं तो क्या ये 40 से भाग होता है, यानी कि डिवाइड होता है 78 से डिवाइड होता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सिर्फ 200 से डिवाइड होता है ना, ये सिर्फ 200 से डिवाइड होता है, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इस बात को समझ गए, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इसको देखते हैं, हमें कह रहा है 1x² प्लस में 4x प्लस में k, और ये बराबर किसके है, 0 के बराबर है। और हमें कह रहा है कि इसके जो मूल हैं, यानी कि रूट्स हैं, वो क्या हैं, बराबर हैं। अगर कभी भी हमारे पास एक इक्वेशन हो और उसके मूल्स यानी कि रूट बराबर हो, तो हमें क्या पता है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर डी, जो डी होता है b² - 4ac, वो बराबर होता है 0 के। वहां पर d की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। हो सकता है आप इसको पहली बार देख रहे हो, नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हमने 4 का स्क्वायर किया। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। c की वैल्यू क्या है, k है, तो हमने k लिख दिया। बराबर किसके है, 0 के। तो 4 चौकी 16 माइनस 4k बराबर 0, तो 4k किसके बराबर हुआ, 16 के। तो हमने इसको काटा तो 4 चौकी 16 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया।
तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई कमेंट बड़े धीमे कर रहे हो यार आज तो आप हैं, इतना डिफिकल्ट सवाल तो है भी नहीं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन करेगा, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर करिए, ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। ये कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 12% अधिक है, ठीक है। यहां पर आप वही रूल लगाइए कि ये मैथमेटिक्स हमारी रियल लाइफ है, ठीक है भाई। ये कहना चाह रहा है कि ए का वेतन बी से 12% अधिक है, ठीक है। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, बताइए कैसे करोगे। अब आप इसको यहां लिखोगे ए और यहां पर लिखोगे बी। ये क्या कह रहा है, ए का वेतन बी से 12% अधिक है, यानी कि बी अगर 100 रुपए कमाएगा तो ए कितने कमाएगा, 112, ठीक है भाई। तो हमसे कह रहा है कि बी का वेतन ए से, हमसे कह रहा है कि बी का वेतन ए से, है ना। तो देखिए जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा उसको कहां रखेंगे, नीचे। जिससे भी कंपैरिजन करेगा उसको कहां रखोगे, नीचे रखोगे, डिवाइड में, ठीक है भाई। अब इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, ठीक है भाई। फिर आप काटोगे 4 पर तो 7 चौके 28 और 25 चौके 100, ठीक है। तो 25 तिया 75, 75 को भाग करेंगे 7 से तो 7 एकम 7, नीचे क्या आएगा 10.7, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, तो 10.71। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको देखते हैं। हमें कह रहा है राज ने लगातार 6 दिनों की एक यात्रा में 1200, 1300, 1400, 1100, 1300 और 1200 रुपए खर्च किए। भाई उसने अलग अलग दिन यात्रा की है, 6 दिन की यात्रा है। पहले दिन की यात्रा में 1200 रुपए, फिर 1300 रुपए, फिर 1400 रुपए, फिर 1100, फिर 1300 और फिर 1200। तो हमें कह रहा है कि इसने इन 6 दिनों में, ठीक है, कितना एवरेज खर्चा किया है, आपको यह बताना है। बताइए, सबका कमेंट आना चाहिए जल्दी से, है ना। जल्दी से सभी इसका उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। भाई जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए। और एक बात, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो सभी क्लास को लाइक जरूर करिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली आपकी यहां पर यह क्लास डेली शाम को 7 बजे मैं आपके साथ यहां पर लाइव रहने वाला हूं। ये टाइम आप अपना नोट कर लीजिए, डेली शाम को 7 बजे मैं आपके साथ यहां पर लाइव रहने वाला हूं। डेली शाम को 7 बजे हम यहां पर मिलेंगे, ठीक है भाई। और डेली मैथ्स के वही सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आए हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1200, 1300, 1400, 1100, 1300 और 1200। क्या करेंगे हम इन सब को जोड़ेंगे, हम इन सब का जोड़ करेंगे कि इसका जोड़ क्या है, ठीक है भाई। हम इस सब को जोड़ लेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका क्या है, एवरेज निकालने का तरीका है सभी को जोड़ लीजिए। देखो जोड़ते भी कैसे मैं आपको सिखाता हूं, जोड़ते भी जल्दी जल्दी कैसे हैं, सीख लीजिए। हमने देखा 3 और यहां पर 3 है, यहां पर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है। तो एक कैरी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास हो गया। अब देखिए ये हमारे पास टोटल कितना है, 7500 है। अब इसने क्या कहा है कि ये 6 दिन का टोटल है, तो 6 से भाग कर दीजिए। 6 कम 6 पीछे 15 बचेगा, 6 दूनी 12 और 5 के 30, तो 1250 आ जाएगा। तो 1250 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है।
जो आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका उत्तर कौन करेगा। जल्दी से सब करके बताइए, एक एक बच्चे का कमेंट में उत्तर आना चाहिए। मैं आपको एक चीज हमेशा से कह रहा हूं, जब तक आप चीजों को खुद से सोल्व नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। ये मैथ है, ये सिर्फ देखने से नहीं होगा। अपने कॉपी पेन उठाइए और अब लग जाइए। अब इतिहास रचना है हमें। इस बार सिलेक्शन आपका भाई आपको दिलवाएगा, पूरी एबीएस टीम आपको दिलवाएगी। ए मतलब अभिनंदन सर, वी मतलब विनय सर और एस मतलब साहिल सर। सबसे पहले विनय सर आपकी क्लास लेकर आते हैं शाम को 5 बजे, फिर साहिल सर 6 बजे, फिर डेली शाम को 7 बजे मैं, ठीक है। तो एबीएस टीम के साथ अगर आप जुड़ गए तो आप समझ लो कि सिलेक्शन के सब रास्ते खुल जाएंगे। इसमें आपको कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 11 सालों में कोई राशि दुगनी हो जाती है, ठीक है। अगर 11 सालों में कोई राशि दुगनी हो जाती है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी बनता है और यह क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनता है। तो इसमें क्या है, कंपाउंड है। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड है तो अगले 11 सालों में यह फिर से दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4। तो आपको बस इसे जोड़ लेना है। 11 और 11 कितना हो गया, 22, यानी कि 22 साल हो गए। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई? तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है एक समबहुभुज के अंतः कोण और बाहरी कोण, ठीक है, के बीच का अंतर 140 डिग्री है। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहां पर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हमें ऐसा पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या होगा। सीखिएगा, सीखने वाली चीजें नोट करिएगा आराम से, ठीक है। यहां पर आपको कह रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में अंतर कितना है, 140। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जोड़ कितना है, 180, ठीक है। जब भी कभी आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम बोलेगा तो उसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसका डिफरेंस आपको दे रखा है, उसका जोड़ हमें मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको लिख लो, नोट डाउन, इसको लिख लो, ठीक है। यहां पर आपको ई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, माइनस प्लस माइनस, तो 2e बराबर हो जाएगा 40 के। तो e की वैल्यू क्या है, 20 है। अगर e की वैल्यू 20 है तो अब देखना आगे कैसे करना है। आपको यह मालूम है कि टोटल सभी बाहरी कोणों का जोड़ क्या होता है, 360। एक एंगल की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 से भाग कर दो तो आपके पास क्या आ गया, 18। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई, 18। यानी कि ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है भाई। फिर से देख लो आप, आपको मैं समझा रहा हूं कि देखो सभी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 360। यहां पर आपको एक की वैल्यू दे रखी है 20, तो आप इसको 20 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18, यानी कि ऑप्शन ए आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 8% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, बताइए। अब इसको कैसे करेंगे आपको यह बताना है, ठीक है। आपको यहां पर देखना है कि हमने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा, हमने उसके रेट को 150 रुपए लिखा और फिर हमने उसे 108 रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई। हमने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा, हमने उसको 150 रुपए लिख दिया और हमने उसको 108 रुपए में बेच दिया। तो बताइए, अब मुझे बताइए कि वो आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 42 रुपए का। ये 42 रुपए का डिस्काउंट कितने पर है, 150 पर।
अगर 42 रुपए का डिस्काउंट 150 पर है तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 28% आ गया। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है? 28% है, यानी कि 28% है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसको देखते हैं, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर क्या करेंगे। आप कहेंगे सर ये थोड़ी ना भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं। ठीक है, सुनिए मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल है। यहां पर आपको m की वैल्यू रखनी है। m की वैल्यू क्या है? a cos क्यूब बीटा, और नीचे क्या है? a है, और यहां पर पावर क्या है? 2/3 है, प्लस में n की वैल्यू क्या है? b साइन क्यूब बीटा, और नीचे क्या है? b है, और यहां पर पावर कितनी है? 2/3 है। तो आप एक काम करिए, यहां से a को a से काट दीजिए, b को b से काट दीजिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर बीटा। 3 से 3 काटोगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बीटा। अब मुझे एक बात बताइए, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है? एक होता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको यह बात आ गई समझ? चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, जिसमें आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, और जिसमें आपको ये मीडियन पूछ रहा है, यानी कि माध्यिका पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी, बताइए। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी, आपको इसका मीडियन यानी कि माध्यिका बतानी है। आप सभी को एक ही चीज मैं कह रहा हूं कि एक तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे मैं आपसे यहां पर मिलने वाला हूं, जिसमें आपकी सबसे पहली क्लास विनय सर की होगी शाम को 5 बजे रीजनिंग। उसके बाद 6 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास, और उसके बाद 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास। तो ये 3 क्लास आपके साथ लगातार चलेंगी टीम एबीएस के साथ। ठीक है भाई, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टीम एबीएस आपके लिए हम तीनों मिलकर काम करने वाले हैं, जिसमें आपके साथ मिलकर हम आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स को यहां पर टारगेट करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, टीम एबीएस ही कमेंट कर दीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और हां, सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे कुछ ज्यादा चीज की डिमांड नहीं कर रहा हूं, फ्री है, कोई आपका पैसा तो लगना नहीं है। बट अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्लास के नोटिफिकेशन के बारे मिलते रहेंगे, आपको क्लास के बारे में पता चलता रहेगा, और आप जुड़े रहेंगे पढ़ाई से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहो और आप उसको सीखते रहो। आज क्लास में थोड़ी बफरिंग हुई है, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम इस चीज के ऊपर काम कर ही रहे हैं, ये बफरिंग जो लगातार हो रही है ये सुधर जाएगा अपने आप। ठीक है, तो डेली क्लास में आइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक दिन से इतिहास नहीं रचा जाएगा। अगर आपको इस बार गवर्नमेंट जॉब को लेना है, अगर आपका टारगेट है कि मैं इस बार सिलेक्शन लूं, अपने माँ बाप के सर को फक्र से ऊंचा कर दूं और इस बार सिलेक्शन लेकर अपनी जिंदगी आगे वाली स्मूथ कर लूं, तो आप रेगुलर रहो, और ये मेरा आपसे वादा है कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके पीडीएफ जो है वो मैं आपको दूंगा, मैथ्स बाय अभिनंदन सर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, तो इसी के साथ फिर आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अब सुनिए, एक तो मुझे आपको यह बताना है कि भाई मैं मैथ्स की एक पूरी 6 घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो कि रेलवे टेक्स्ट बुक पर आपके साथ होगी 8 मार्च को शाम को 6 बजे। 8 मार्च को शाम को 6 बजे ये क्लास आप सभी जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको लेना मत भूलना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 घंटे की क्लास रखूंगा ये। ठीक है,
आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये मुझे अभी कमेंट करके बताना। सेशन को जरूर जरूर लाइक करना और शेयर करना।